आए हुए सभी सम्मानित भाइयों, आदरणीय मंच जिसमें आज की इस मीटिंग में बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट धर्मेंद्र कुमार चौहान जी, जिनको अभी आप सुन रहे थे, माननीय महेंद्र कुशवाहा जी, बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव, इनको आप पहले सुन चुके हैं। तो आज की इस मीटिंग में संचालन कर रहे माननीय स्वामी दयाल साक्य जी, जो अपना घर द्वार छोड़ करके पूर्णकालिक प्रचारक का काम मूल निवासी बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान बनने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे बीच में आदरणीय राम सुरेश वर्मा जी, जो भारत मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष माननीय राम नरेश रावत जी, इस विधानसभा के विधानसभा प्रभारी माननीय डॉक्टर रामफल गौतम जी, तथा बड़ी संख्या में हमारे मुस्लिम भाई, आप सभी लोगों को मैं आदाब बोलता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। साथियों, अभी आपने बहुजन मुक्ति पार्टी कि ये परिवर्तन यात्रा क्यों चलाई गई? पार्टी इस देश की व्यवस्था बदलना चाहती है। अभी हमारे साथी बोल रहे थे, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले, साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, बहुजन नायक मान्यवर कांसी राम साहब हमको इस देश का हुक्मरान बनाना चाहते थे। हमको इस देश का हुक्मरान बनाना चाहते थे। उनका सपना अधूरा है, उनका सपना अधूरा है। उस अधूरा सपना को पूरा करने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी बनाई गई है। बहुजन मुक्ति पार्टी उस अधूरे सपना को पूरा करने के लिए बनाई गई है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि भारत में कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो हमारी आजादी के लिए साथ सहयोग करे, जो हमारी आजादी के आंदोलन में साथ सहयोग करे। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर इस देश में आजादी का आंदोलन चलाया जा रहा है और माननीय आंदोलन के महानायक, हमारी आजादी के आंदोलन के महानायक माननीय परमादरणीय वामन मेश्राम साहब अगर इस देश में 85 के लिए आंदोलन चला रहे हैं आजादी का, तो हमको जो है इनका साथ सहयोग करना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने बहुजन मुक्ति पार्टी बनाई है। साथियों, इस देश में आप देख रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी ने केवल हमारा वोट लिया। जब ये अपनी आजादी का आंदोलन चला रहे थे तो हमारी गुलामी की जड़ें मजबूत कर रहे थे। ये इतिहास में आपको पढ़ने को मिलेगा, खोजेंगे तो। ये चूके नहीं जो हजारों साल से हमारे साथ दुश्मनी करते आए हैं,
क्या आज उनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा? हमारे नेताओं की समझ में नहीं आता, हमारे नेताओं के भी समझ में नहीं आता। उनको भ्रम हो गया है, उनको भ्रम हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी जो है ए टीम है, तो सपा बसपा उसकी बी टीम है। इस बात को समझना होगा। कांग्रेस और बीजेपी ने हमारा वोट लिया और लेकर के केवल हमको इस्तेमाल किया, हमको कुछ नहीं दिया। अंग्रेजों के जाने के 74 साल बाद भी हमारी जो स्थितियां हैं, हम कैसे इस देश में अपने को सरवाइव कर रहे हैं। हमारे मुस्लिम भाई को इस देश में दोयम दर्जे का नागरिक ये लोग घोषित करना चाहते हैं। इनसे पूछा जाता है कि भारत की समस्या क्या है, तो ये 15% के लोग, 3.5% जो शासक है इस देश का, मनुवादी लोग क्या बोलते हैं? इस देश की समस्या मुसलमान है, इस देश की समस्या मुसलमान है बोलते हैं। तो भाई वर्ण व्यवस्था समस्या है, वो कहां चली गई? जाति व्यवस्था है, वो कहां चली गई? गरीबी जो है वो कहां चली गई? छुआछूत भेदभाव वो कहां चला गया? वो कहां गया? आसमान निगल लिया उसको नहीं बताते। क्या बताते हैं? भारत की समस्या मुसलमान है। क्यों? वो आतंकवादी है। तो जब देश गुलाम था तो न इस देश में आतंकवाद था, न इस देश में नक्सलवाद था, न इस देश में संप्रदायवाद था। तुम्हारे राज्य में ये क्यों हो रहा है? ये सवाल है। तुम्हारे राज्य में ये सब क्यों पैदा हो गया? जब हम गुलाम थे तो ये चीजें नहीं थी। महिलाओं का बलात्कार नहीं होता था, हमारे लोगों की इतने बड़े पैमाने पर हत्याएं नहीं होती थी। तुम्हारे हुकूमत में ऐसा क्यों हो रहा है? ये सवाल पूछने का है। हमारे समाज की जो पार्टियां हैं, ये उनकी व्यवस्था की पार्ट और पार्सल बनी है। जितनी पार्टियां हैं सभी उन्हीं की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगी हैं। जिस व्यवस्था ने हमको हजारों साल से इस देश में लाचार, बेकार, बेरोजगार, मजलूम बना करके रखा, इस देश में हमको गुलाम बना करके रखा, उसी व्यवस्था को ये पार्टियां जो है मजबूत करने का काम कर रही हैं। इस बात को समझना होगा। ये बात हम लोगों को बता रहे हैं। इसलिए साथियों, मैं ये भी कहना चाहूंगा, जब इस देश में मुगल रेस के मुसलमानों का हुकूमत थी, 650 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। मुगल मुसलमानों ने इस देश में 650 वर्ष तक इस देश में हुकूमत किया, और 650 वर्ष की हुकूमत में इन मनवादियों को 44% की भागीदारी दिया था। कितना दिया था? 44% की भागीदारी इनको दिया था। लेकिन जब इनका राज हुआ, अंग्रेजों के जाने के बाद जब इनका राज हुआ, तो इन्होंने आपको कितना दिया? 1.5%। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की बात हमारे भाई ने अभी बताया कि अब 1.5%, हमारे लोगों ने उनको 44% दिया, और ये हमको कितना दे रहे हैं? 1.5% दे रहे हैं। और दुश्मन नंबर 1 पेंट कर रहे हैं, दूसरे दर्जे का नागरिक हमको घोषित कर रहे हैं। अंग्रेजों की हुकूमत में 33% था, मुस्लिम भाइयों को 33% था। तो आज परिस्थितियां क्या उत्पन्न हो गई? क्या भारत में कोई भी पार्टी इस बात को उठाई? क्या किसी ने इसकी आवाज उठाया? कोई पार्टी उठाने वाली नहीं है। तो भारत की जितनी पार्टियां हैं, अगर हमारे दुश्मनों ने हमको बर्बाद किया
तो हमारे समाज की पार्टियों ने भी हमको खूब इस्तेमाल किया। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी बनाई गई है। बहुजन मुक्ति पार्टी इसलिए बनाई गई है कि इस देश की व्यवस्था को बदल दिया जाए। ये मुसलमानों की पार्टी है, ये दलितों की पार्टी है, ये यादव की पार्टी है, ये पिछड़ों की पार्टी है। तो भाई हमको क्या मिला? हमारा कम से कम कोटा पूरा होना चाहिए था। 18% इस देश में हमारे मुसलमान भाई रहते हैं, तो इनको 18% क्या आपने दिलवाया? आपने भी तो वोट लिया, आपने भी हमसे नोट लिया, आपने भी हमसे सपोर्ट लिया, और आपको हमने 4-4 बार इस देश में, इस प्रदेश में हमने मुख्यमंत्री बनाया। तो 8 बार में उत्तर प्रदेश में हमारी स्थिति इतनी मजबूत हो जाना चाहिए था कि उनकी हिम्मत न पड़े जो हमारी तरफ उठा करके आंख देख लें। लेकिन हुआ क्या आज? वो इतना मजबूत हुए कि आज मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। यादव लोगों की बड़ी संख्या में, हजारों यादवों का जो है इनकाउंटर किया गया और उनका जो है हत्या की गई। अखिलेश जी कहां थे? मुलायम कहां थे? लालू जी कहां थे? शरद यादव कहां थे? ये नेता कहां थे? बहन जी कहां थी? क्या किसी ने कभी एक शब्द बोला? कोई नहीं बोलता। वो बदमाश क्या नाम था जिसको मारा गया? दुबे। जब मारा गया तो सपा बसपा दोनों चिल्लाने लगे। वो तिवारी जो रंगरेलिया मचा रहा था लखनऊ में, वो मारा गया तो उस पर ये पार्टियां चिल्ला रही थी, हमारे समाज की पार्टियां चिल्ला रही थी। उसको, उसकी बीवी को 1 करोड़ रुपया दिया गया, उसको बहुत बड़ी सर्विस दी गई क्लास 1 की, और हमारे हजारों जो है यादवों की जो हत्या हुई, ये सपा बसपा क्यों नहीं बोली? ये नेता क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं आंदोलन किए? लेकिन हुआ क्या साथियों? उन्होंने टेस्ट किया कि उत्तर प्रदेश में सबसे लड़ाकू ये यादव है, इन्हीं को पहले देखते हैं। यादवों में से कोई नहीं बोला, पार्टियां भी नहीं बोली, नेता लोग भी नहीं बोले, समाज के लोग भी नहीं बोले, कोई आंदोलन नहीं हुआ। तो उन्होंने समझ लिया कि ये लड़ाकू लोग नहीं बोल सकते, तो बाकी को तो हम देख लेंगे। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ? मॉब लिंचिंग शुरू हो गई ना। हमारे मुसलमान भाइयों के साथ बड़े पैमाने पर मॉब लिंचिंग हुई कि नहीं हुई? दलितों के साथ हुई कि नहीं हुई? ओबीसी के लोगों के साथ हुई कि नहीं हुई? जो नरेंद्र मोदी जी बोलते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज आरएसएस और बीजेपी के गुंडे छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। खुलेआम जो है पूरा इस देश में जंगल राज हो गया है। जब से इनकी सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार जब से सेंटर में बनी है और जब से उत्तर प्रदेश में बनी है, आप देख रहे हैं जंगल राज हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर का कहीं कोई नाम नहीं है। गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं। पूरे देश में भय और आतंक का वातावरण पैदा हो गया है। त्राहिमाम चारों तरफ हो गया है। कोई आदमी अपने को सुरक्षित नहीं मान रहा है। ये जो परिस्थितियां पैदा हुई, आज हम लोग जो इस देश में बेकारी की स्थिति में चले गए, हमको एकदम से मजलूम बना करके रख दिया है इन लोगों ने, इनकी व्यवस्था ने। ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो ये मानता हूं ये शासक वर्ग है, ये इस देश के रहने वाले नहीं है। इस देश में ये हुक्मरान बन के रहना चाहते हैं। लेकिन हमारे समाज की पार्टियां क्या कर रही हैं? इन्हीं का दोष है, इन पार्टियों का दोष है जिनको हमने समाज का नेतृत्व दिया था कि आप इस समाज का विकास करो, इसकी रक्षा करो। ये फेल हो गई हैं। अगर बीजेपी इस देश में हुकूमत करने के लिए, शासन व्यवस्था चलाने में ये एकदम से फेल हो गई है, एकदम से फेल हो गई है, तो हमारे समाज की जो पार्टियां हैं, हमारे समाज की रक्षा करने में एकदम से फेल हो गई हैं। इनकी गलतियां हैं, इनकी नालायकी है, इन
इनकी भड़ुआगिरी है, इनकी दलाली के नाते ऐसा हो रहा है। आज 85% के ऊपर ये बड़े पैमाने पर जो है जुल्म ढाए जा रहे हैं और हमारे विरोध में काले कानून बनाए जा रहे हैं। ये पार्टियां चलाने वाले ये नालायक लोग हैं। इनको अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाने की चिंता है, अपना अस्तित्व, निजी अस्तित्व बचाने की चिंता है। समाज के अस्तित्व को बचाने के लिए इनको कोई चिंता नहीं है। इसलिए ऐसा हो रहा है, इनकी नालायकी से हो रहा है, इनकी नासमझी से हो रहा है, इनकी दलाली और भड़वागिरी के नाते ऐसा हो रहा है। तो भारत की राजनीति का जो चरित्र है व्यवस्था के समर्थन में है। आपको बता दूं, भारत की राजनीति का जो चरित्र है वो क्या है? इस देश की जो व्यवस्था है, जिस व्यवस्था ने हमको लाचार, बेकार, बेरोजगार बना के रखा है, उसी व्यवस्था को मजबूत करने का ये काम कर रही है। इसलिए ऐसा हो रहा है। इसलिए साथियों, आज इस देश में आपने देखा मजदूरों के विरोध में कानून बना, किसानों के विरोध में बना, लॉकडाउन कर दिया गया, हमारी अर्थव्यवस्था एकदम से चरमरा गई, महंगाई चरम सीमा पर चल रही है, डीजल और पेट्रोल का आप दाम देख लीजिए। आज ये जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, क्या ये विरोधी पार्टियां, ये कांग्रेस जो है सेंटर में, ये अपोजिशन में है, कांग्रेस कहती है हम सांप्रदायिक नहीं है, तो कांग्रेस क्यों नहीं करती? क्या उसने इस पर आवाज उठाया? ये दोनों मिली हुई हैं साहब, कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों आपस में मिली हुई हैं। कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। दोनों मिलकर के बड़ी बारीकी से, ये आपसी समझदारी से ये हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। कांसी राम ने कहा था, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, एक राजा राम है, एक सीता राम है। राजा राम जाता है तो सीता राम आता है, सीता राम जाता है तो राजा राम आता है। इस देश का हुक्मरान कौन है? कांग्रेस को किसने बनाया? मनवादियों ने बनाया 3.5%। बीजेपी को किसने बनाया? उन्हीं ने बनाया। कम्युनिस्ट को किसने बनाया? उन्हीं ने बनाया। कांग्रेस बीजेपी कमजोर पड़ती है तो कांग्रेस तो क्या नाम, कम्युनिस्ट उसको सपोर्ट करती है। बारी बारी से केवल पार्टी बदलती है, भारत का हुक्मरान नहीं बदलता है। इसलिए साथियों, भारत की राजनीति का जो चरित्र है, चाहे मूल निवासियों की पार्टी हो, चाहे दुश्मनों की पार्टी हो, सभी व्यवस्था के समर्थन में है और इसी व्यवस्था को हम तोड़ना चाहते हैं। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी बनाई गई है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं, इसलिए हम आज, चूंकि हमारी एक मीटिंग और है, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि बहुजन मुक्ति पार्टी आपको इस देश का हुक्मरान बनाना चाहती है, आपके हिस्से की जमीन देना चाहती है, आपके हिस्से की संपत्तियां देना चाहती है, आपके हिस्से का कल कारखाना, उद्योग धंधा देना चाहती है। और ठीक।